ये जो हमारी सीरीज है इसमें जितने भी प्रीवियस ईयर एग्जाम हो चुके हैं उससे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो ये टीजीटी, पीजीटी, नेट, जीआरएफ, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर, वेस्ट बंगाल, इसमें सभी क्वेश्चन आए। तो पहली सीरीज जो चल रही है ये माइक्रो इकोनॉमिक्स की है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या है, इन न्यू वेलफेयर इकोनॉमिक्स कैपेबिलिटी अप्रोच एसोसिएटेड विथ दी इकोनॉमिस्ट। किस इकोनॉमिस्ट जो हमारे कैपेबिलिटी अप्रोच है वो संबंधित है, तो वो किससे है, अमर्त्य सेन से है। अमर्त्य सेन ही बताते हैं कि जो हम फ्रीडम ऑफ चॉइस है उसको कैसे यूज करें, तो कितना इतना हम कैपेबल हों कि हम अपना फ्रीडम ऑफ चॉइस कर सकें। ठीक है। इज आल्सो नाउ एज द ऑस्ट्रेलियन मॉडल। ऑस्ट्रेलियन मॉडल किसके नाम से जाना जाता है, तो सोलो स्वान मॉडल के नाम से ऑस्ट्रेलियन मॉडल जाना जाता है। क्यों, ऑस्ट्रेलिया के इकोनॉमिक्स थे। ये मॉडल जो है 1956 में आया था, ये 1946 में हेराल्ड डोमर का एक्सटेंशन है, मतलब उसको बढ़ाया था आगे। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ हाउ सोसाइटी यूज द स्केयर रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस वैल्यूएबल कमोडिटी एंड डिस्ट्रीब्यूटेड देम अमंग डिफरेंट पीपल। दिस डेफिनेशन गिवन बाय। इस डेफिनेशन को किसने दिया था, तो ये हो जाएगा पॉल एंडरसन एंड विलियम नॉर्डन्स। और ये है एक फोर्थ नंबर क्वेश्चन, दी करेक्ट सीक्वेंस 5 ई कंस्ट्रक्टिविटी अप्रोच। तो कंस्ट्रक्टिविटी अप्रोच जो था उस किसने मतलब उसका क्या अप्रोच है कंस्ट्रक्ट 5 मॉडल का। तो इसका आंसर सी है। ये हमको भी नहीं पता, बट कहाँ से ऐसा क्वेश्चन पूछा गया पता नहीं। इंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, एक्सटेंशन, एवेलुएट, इसको रख लो। जो 5 नंबर क्वेश्चन है उसको देखते हैं। आरपीएससी का ही सब क्वेश्चन है ये सब। अभी और भी सेट का क्वेश्चन आएगा। वेलफेयर इकोनॉमिक्स इज ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स यूज टेक्निक एवेलुएट वेलफेयर द एग्रीगेट लेवल। तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स हो जाएगा। ये कह रहा है कि ब्रांच है, किसका ब्रांच है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का ब्रांच है जो एग्रीगेट किया जाता है। ठीक। 6 नंबर क्वेश्चन है, माइक्रो डायनेमिक मेथड बीन डेवलप बाई। माइक्रो मेथड डायनेमिक मेथड जो है जो डेवलप किया था वो फिशर ने किया था। फिशर ने ही सबसे पहले माइक्रो एंड मैक्रो के भी डिफरेंट बताया। ठीक है। ठीक। आगे 7 नंबर क्वेश्चन, मर्केंटलिस्ट एडवोकेटेड। जो मर्केंटलिस्ट है किस चीज़ की वकालत करते हैं, तो मर्केंटलिस्ट जो है वो कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि जो हमारा सब चीज़ हमारे फेवर में है, फेवर में हो, तो फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। वो चाहते हैं कि हम ज़्यादा एक्सपोर्ट करें जिसकी वजह से हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड मतलब बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या हो, सरप्लस रहे। और सरप्लस के लिए वो कहते हैं कोई स्टेट पावरफुल जब तब होगा जब उसके पास क्या होगा, गोल्ड ज़्यादा होगा। ठीक। तो ये 18 सेंचुरी के आसपास आसपास होते हैं। तो इन्होंने बात करते हैं कि to achieve this, mercantilists advocate for the favorable balance of trade, meaning a country should export more goods and services than it is import। इसमें है लेस import, hence mercantilist from the economics nationalization। तो इनका कहने का सीधा मतलब है कुछ ऐसा करो कि हमारे देश में बैलेंस ऑफ ट्रेड सरप्लस ज़्यादा हो, हमारे पास गोल्ड आए, गोल्ड जाए नहीं, हमको एक्सपोर्ट ज़्यादा करना है, इम्पोर्ट कम करना है। 8 नंबर क्वेश्चन, एडम स्मिथ पब्लिश्ड हिज बुक एंड इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। तो ये 76 में एडम स्मिथ की बुक आई थी, तो इसका आंसर बी है। 9 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसीडर द इम्पोर्टेंस ऑफ मर्केंटलिज्म। तो मर्केंटलिस्ट का जो इम्पोर्टेंस है किसमें कंसीडर किया जाता है, तो हमने बताया था कि ये ट्रेड पर विश्वास करते हैं कि जितना ज़्यादा हम ट्रेड करें जिससे हमारे यहाँ क्या हो, बैलेंस ऑफ सरप्लस बना रहे, या हमारा बैलेंस ऑफ। उस समय गोल्ड में किया था 18 सेंचुरी के आसपास, गोल्ड में यही सब में होता था, तो गोल्ड ही ज़्यादा आएगा। और जितना ज़्यादा गोल्ड रहेगा, जितना ज़्यादा हम सरप्लस में रहेंगे, उतना देश हमारा पावरफुल रहेगा। उस चीज़ की बात करते हैं। मर्केंटलिस्ट बिलीव दैट दैट स्टेट स्टेट इंटरवेंशन नेसेसरी टू प्रमोट। तो एक ही चीज़ की बात करते हैं, बैलेंस, ये फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात करते हैं। इसका आंसर भी ये सही। कीन्स हु वाज एक्लेम्ड इज द फर्स्ट ऑफ कैम्ब्रिज इकोनॉमिक्स इन्फ्लुएंस। कीन्स जो हैं वो किस किस इकोनॉमिक्स से क्या नाम है, इन्फ्लुएंस थे या प्रभावित थे, तो रॉबर्ट माल्थन से। रॉबर्ट माल्थन से ही वो प्रभावित थे, तो इसका आंसर क्या है, ए सही है, माल्थस। 12th नंबर क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस ग्रोथ वाज एडवोकेटेड। जो बैलेंस ग्रोथ का कॉन्सेप्ट है वो रैगनर नस्ट ने दिया था फर्स्ट टाइम में, तो इसीलिए इनसे संबंधित है। ठीक।
और अनबैलेंस का किसने दिया था? एओहर्समैन ने दिया था। अंडर डेवलप्ड कंट्री नीड टू मेक लार्ज इन्वेस्टमेंट सेवरल इंडस्ट्री साइमल्टेनियस। ये कह रहा है कि सेवरल इंडस्ट्री, अलग अलग इंडस्ट्री में जो इन्वेस्टमेंट होगा वो साइमल्टेनियस एक ही साथ साथ होगा। दिस विल इंक्रीज मार्केट साइज, और उससे क्या होगा? मार्केट साइज इंक्रीज होगा, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड इनकरेज द प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट, और प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट उससे इनकरेज होगा, बढ़ेगा। ये ऐसा कहते हैं कि यदि ये साइमल्टेनियस सभी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा तो उसके मार्केट साइज बढ़ जाएगा और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा और इनकरेज प्रोडक्टिविटी हो जाएगी। ये कहना है किसका? बैलेंस ग्रोथ का। जबकि अनबैलेंस का कहना है कि किसी एक सेक्टर में बिग इन्वेस्टमेंट करो। गांधी जी पॉइंटेड आउट दी pointed out that we cannot make a distinction between। गांधी जी का जो पॉइंट आउट है वो दोनों के बीच क्या भेद नहीं करता है, वो कौन सा उनका व्यू है, वो व्यू क्या है? तो इकोनॉमिक्स एंड एथिक्स, इकोनॉमिक्स और एथिक्स जो है गांधी जी का जो पॉइंट आउट व्यू है उसमें क्या है? ये भेद नहीं करता है, इसमें डिफरेंट नहीं करता। द आइडिया ऑफ रेशनल एक्सपेक्टेशन वाज फर्स्ट डेवलप बाई, फर्स्ट टाइम जो रेशनल एक्सपेक्टेशन है वो किसने डेवलप किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट लुकास। सी, सी है इसका आंसर। एक मिनट, सी, जॉन एफएम, हाँ सबसे पहले इन्होंने डेवलप किया था इसको, आगे एक्सटेंशन रॉबर्ट लुकास ने किया। द थ्योरी ऑफ रेशनल एक्सपेक्टेशन वाज प्रपोज्ड बाय जॉन मुथ इन इज सेमिनल पेपर रेशनल एक्सपेक्टेशन, and this theory of price movement published on 1961 in journals Econometrics। Econometrics में इनका जर्नल पब्लिश हुआ था। जॉन एफएमोंट describe the numerous models which are the outcome dependent। छोड़ो। 15 नंबर क्वेश्चन है, मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द इकोनॉमिक्स अफेयर इन लार्ज। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है ये डील्स करता है विद इकोनॉमिक्स अफेयर लार्ज, मतलब ज़्यादा, मतलब बड़े रूप में। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक डील्स विद द माइनर इकोनॉमिक्स, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, यहाँ माइक्रो इकोनॉमिक्स होना चाहिए। डील्स विद द माइनर इकोनॉमिक्स, यहाँ माइनर, यहाँ माइक्रो होता तो ये माइनर यूज करता, तो ठीक है माइनर इशू। तो इसका आंसर क्या है? सी दिया। बी, बोथ आर करेक्ट एंड आर इज नॉट करेक्ट इसका आंसर। मैक्रो इकोनॉमिक फोकस ओवरऑल परफॉर्मेंस एंड बिहेव एंड ऑफ एन इकोनॉमी एज अ होल, एग्जामिन फैक्टर सच अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, इतना ठीक है, बट ऑप्शन थ्री डियर डियर एडजस्टमेंट टू ठीक। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है वो छोटी चीज़ों के ऊपर काम करता है, जैसे प्राइस हो गया, लेकिन प्राइस लेवल पर मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, इन इकोनॉमिक्स प्रोपोजिशन दैट इन आर अनलिमिटेड, दिस रीजन क्या है? द मीन्स आर अचीव दोज इंड्स आर लिमिटेड। इसमें ये कह रहा है कि जो जो हमारी इच्छाएं हैं वो हमारी इच्छाएं जो हैं अनलिमिटेड हैं, अनलिमिटेड डिजायर है, जबकि उसको अचीव करने के जो जो हमारे रिसोर्स हैं वो लिमिटेड है। तो ये दोनों सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है, बट एक दूसरे का वो क्या नाम है? रीजन नहीं है। इसका आंसर ये दिया, आंसर नॉट बोथ ए आर। हाँ ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर डी होगा। अच्छा डी ही तो दिया है, सॉरी हमने ये देख लिया, डी दिया। हु इज द कैम्ब्रिज इकोनॉमिस्ट इन दी फॉलोइंग। तो कैम्ब्रिज इकोनॉमिस्ट में कौन है? मार्शल है, पेगू है, रॉबर्टसन है, ऑल आप दे दो सब। ये क्वेश्चन माइक्रो इकोनॉमिक्स का नहीं है, वेस्ट बंगाल सेट का है, प्लस ये स्टेटिक्स का है। यहाँ पर क्वेश्चन आएगा, कर लेते हैं। इन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बेसिक फिजिबल सोल्यूशन अकर्स एट, कहाँ पे होता है बेसिक फिजिबल सोल्यूशन? इंटरसेक्शन ऑफ फिजिबल कंस्ट्रक्शन विद द एक्सिस, ये ठीक है। इंटरसेक्शन ऑफ ऑल कंस्ट्रक्शन, ये नहीं ठीक लग रहा है। इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द कंस्ट्रक्शन, हाँ ये भी ठीक है। इंटरसेक्शन टू, इसका आंसर क्या है? ये सही है, पहला और दूसरा सही, बाकी सब गलत है।
19 नंबर क्वेश्चन है, एन एक्सोजीनियस वेरिएबल वन हुज वैल्यू इज डिटरमाइंड द मॉडल। कह रहा है एक्सोजीनियस जो वेरिएबल है वो क्या होता है, वो किसी मॉडल में डिटरमाइन कैसे किया था। तो ये आउटसाइड वेरिएबल होता है। आउटसाइड वेरिएबल ऐसा वेरिएबल होता है जिस पर हम कंट्रोल नहीं कर सकते, और वो हमारे ग्रोथ में या तो नेगेटिव इफेक्ट करेगा या तो पॉजिटिव इफेक्ट करेगा। ठीक है, उसे हम एक्सोजीनियस वेरिएबल कहते हैं। जैसे रेनफॉल इज एक्सोजीनियस वेरिएबल। हम मान लीजिए फसल की प्रोडक्टिविटी कर रहे हैं, तो हम यूरिया डाल सकते हैं, पोटाश डाल सकते हैं, ये तो हमारे कंट्रोल में है, इंडोजीनियस है। बट रेनफॉल जो है ये हमारे ऊपर नहीं है, ये क्या है, ये हेक्सोजीनियस है। ये टाइम पर वर्षा हो गई तो इससे ग्रोथ अच्छी होगी, मतलब पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। यदि हमने सिंचाई कर दिया उसके बाद वर्षा हो गई तो क्या होगा, ये नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। एक्सोजीनियस वेरिएबल। 20 नंबर क्वेश्चन, which of the following measure are used by risk averse person minimize risk। जो रिस्क एवर्स पर्सन होता है वो रिस्क को कैसे मिनिमाइज करता है, तो कैसे करेगा, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक, जो रिस्क कम लेता है वो रिस्क को कैसे मिनिमाइज करेगा, वो रिसोर्सेज का डाइवर्सिफिकेशन कर देगा, ये ठीक है। इंश्योरेंस ऑफ रिस्क इवेंट, जहाँ रिस्क इवेंट होगा वहाँ वो इंश्योरेंस लेगा ताकि उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। टोटल कास्ट रिसोर्स, टोटल कास्ट ऑफ रिसोर्सेज, ये तो फालतू ऑप्शन लग रहा है इसको हटाओ। वैल्यू ऑफ इन्वायरमेंटल रिस्क इवेंट, ये ठीक है, तो ए बी डी, डी सही है इसका। Who said the problem of getting freedom from want is related an economic problem। तो किसने कहा था कि प्रॉब्लम जो है, जो प्रॉब्लम जो समस्या हमारे पास है उससे हम यदि आज़ाद होना चाहें तो किस इकोनॉमी से, मतलब वो प्रॉब्लम जो है इकोनॉमी से कैसे संबंधित है। कहने का मतलब इच्छा विहीन का सिद्धांत जो है किसने दिया था। इच्छा विहीन मतलब हम कुछ ऐसी चीज़ जब सोचेंगे नहीं तो हमको प्रॉब्लम आएगी नहीं। यदि हम पैसा के बारे में सोचे नहीं तो हमको कोई प्रॉब्लम आएगा नहीं। तो ये जो थ्योरी दिया था, ये किसने दिया था, जेके मेहता दिया था। ठीक है, ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के हैं। 21 हो गया। 22, स्कार्सिटी ऑफ मीन सेटिस्फाई इंड ऑफ वेरिंग इम्पोर्टेंट ऑफ ऑलमोस्ट अनबिक्यूटेड कंडीशन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। दिस कॉन्सेप्ट इज गिवन बाय, इस कॉन्सेप्ट तो रॉबिन्सन ने दिया था। इन्होंने बताया कि यदि स्कार्सिटी होगी तो स्कार्सिटी होने पर यदि कोई रिसोर्स है वो ज़्यादा अवेलेबल है तो उसको रेंट नहीं मिलेगा, यदि उसकी स्कार्सिटी होगी तो उसको रेंट मिलेगा। तो स्कार्सिटी गिवन बाय रॉबिन्सन। द ग्रोथ ऑफ सेंटर, द ग्रोथ ऑफ सेंटर डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स इज गिवन बाय पालन एंड सैमुअल्सन। Wealth is not in itself, it is means to and and the end of human welfare। This quote given by, इस कोट को किसने दिया, इस कोट को कि वो धन जो है वो साधन नहीं है, धन जो है वो साध नहीं है, मीन्स साध जो धन जो है वो साध नहीं है। इसको इसको हिंदी में ट्रांसलेट, इसको कहने का मतलब तो है कि धन जो है वो साधन नहीं है, फिर साधन जो है साध नहीं है। ठीक है, ये ह्यूमन वेलफेयर, और जो हमारा साध है वो ह्यूमन वेलफेयर। तो इसको इसको बोला था हाँ, मार्शल नहीं बोला था। ठीक, द स्कार्सिटी डेफिनेशन इकोनॉमिस्ट हैज बीन गिवन बाय, स्कार्सिटी डेफिनेशन किस इकोनॉमिस्ट ने दिया था, तो ये रॉबिन्सन ने दिया था। ये भी होगी हुई गया इससे पहले। इन इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइज बिकॉज, कह रहा है कि जो हमारी आर्थिक समस्या आती है वो कैसे उत्पन्न होती है। तो आर्थिक समस्या मतलब कोई चीज़ में कोई डिसीजन लेने में जो हमारी आर्थिक समस्या आती है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, वो कैसे आती है। तो ये रिसोर्स है अल्टरनेटिव, ये रिसोर्स का अल्टरनेटिव यूज होता है। तो हमको ये नहीं समझ में आता हम किस रिसोर्स को कहाँ पे यूज करें, तो वहाँ पर होता है इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम चॉइस। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंडक्टिव मेथड स्टडिंग इकोनॉमिक्स, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर जर्मन हिस्टोरिकल स्कूल। जर्मन हिस्टोरिकल स्कूल ने इंडक्टिव मेथड का यूज किया है। बाकी हम लोग के जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स हैं वो डिडक्टिव मेथड का यूज किए हैं। तो कभी भी क्वेश्चन आए तो डिडक्टिव मेथड लगाइए, इंडक्टिव नहीं। एन एन essay ऑन द नेचर ऑफ एंड सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक साइंस, ये किसने दिया था, तो ये रॉबिन्सन ने दिया है।
एन इंक्वायरी इनटू द काजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, एडम स्मिथ है। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, ये सैमुअल्सन है। इकोनॉमिक्स मार्शल है। सी इसका सही है। इकोनॉमिक्स सैमुअल्सन, अच्छा, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स मार्शल। What does Marshall refers to when the states that the additional benefit which a person derives from the given increased stock, इसमें कह रहा है कि यदि कोई पर्सन है, यदि उसमें एडिशनल बेनिफिट मिल रहा है और स्टॉक को परचेज करते हुए जा रहा है, इंक्रीज करते हुए जा रहा है, तो क्या होगा, उसकी मार्जिनल यूटिलिटी, लाभ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइन कर जाएगी। तो इसका आंसर बी सही है। दिस कॉन्सेप्ट ऑफ विजुअल हैंड एज अ मेटाफर इज गिवन बाय, इस मेटाफर को किसने दिया था, इनविजिबल हैंड, अदृश्य हाथ। तो इसको किसने दिया था, एडम स्मिथ। उन्होंने बोला कि गवर्नमेंट जो है, नहीं, मार्केट जो है एक कॉन्सेप्ट ऑफ इनविजिबल हैंड द मेटाफर इकोनॉमिक ट्रिब्यूट द एडम स्मिथ। ठीक। उन्होंने बोला कि मार्केट को ऐसे छोड़ दो, वो खुद ही काम करेगी, क्योंकि उसमें एक इनविजिबल हैंड है, अदृश्य हाथ है, डिमांड एंड सप्लाई, जो हमेशा इक्विलिब्रियम में होती रहेगी, उसमें हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है, इन्होंने एडम स्मिथ ने बोला। Which of the following not true? The concept of laissez-faire, laissez-faire में कौन सा concept नहीं है। It is advocated by James Keynes. Which the following, अच्छा हाँ, laissez-faire में मतलब कौन सा concept नहीं सही है, मतलब क्या नाम है, कौन सा इसमें ट्रू नहीं है। क्योंकि कीन्स बोले थे कि गवर्नमेंट को लेजा-फेयर करना चाहिए, इंटरवेंशन करना चाहिए। जो गवर्नमेंट इंटरवेंशन करेगी तो क्या होगा कि मार्केट सही से चलेगा, कीन्स का ये कहना था। जबकि क्लासिकल कहना था ऐसा नहीं। लेकिन 1930 में जब तीसा की मंदी आती है तो उस समय कीन्स का ही मॉडल सही होता है, क्योंकि गवर्नमेंट इंटरवेंशन करती है, उसके बाद में मार्जिनल प्रॉफिट सब बढ़ना शुरू होती है। एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन इज रिटन बाय, इस पुस्तक को किसने लिखा, एडम स्मिथ, 1776 में। माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी, माइक्रो इकोनॉमिक्स किस चीज़ की स्टडी करता है, कंज्यूमर बिहेवियर। मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद, मैक्रो इकोनॉमिक्स से भी डील करता है, तो कहीं से एग्रीगेट होगा तो वहाँ डील करेगा, तो एग्रीगेट इकोनॉमिक्स एक्टिविटी सही है। which which among the following are major concerns in macroeconomics, मेजर कंसर्न क्या है, तो प्रॉब्लम ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, ग्रोथ, सब कुछ है, तो ऑल ऑफ दी अबव। The different principle of justice requires that all economic inequalities be arranged so that they are beneficial for those with minimum facility। जो बेनिफिशियर है तो उसको कम फैसिलिटी, मतलब इनइक्वलिटी को रिड्यूस करने के लिए क्या किया जाए कि इनइक्वलिटी कम हो जाए, तो जो बेनिफिशियरी है उसको क्या मिनिमम फैसिलिटी दो, ये ठीक है। दी पोस्ट ऑफ एसोसिएटेड ऑफ The post of associated office are open to the all members under the condition fair equality of opportunity। तो ये भी ठीक है, जब सबके साथ फेयर इक्वलिटी होगा तो ये भी ठीक है, तो इसका बहुत सही होगा डी। हु हैज रिटन हु हैज रिटन द ट्रेजेडी ऑफ कॉमन, जो ट्रेजेडी ऑफ कॉमन उसको किसने लिखा, तो उसको लिखा गैरेटन हार्डियन, गैरेट हार्डियन लिखा, ठीक है, 1837 में। Which method can help in obtaining a welfare improvement in externality exist। कह रहा है यदि एक्सटर्नलिटी एग्जिस्ट कर रही है तो वेलफेयर कैसे इंप्रूवमेंट होगा, उस चीज़ की बात कर रहा है। यदि एक्सटर्नलिटी है तो उसमें रेगुलेशन लाओ, उस चीज़ का नियमन करो, उस चीज़ का रेगुलेशन करो, तो एक्सटर्नलिटी उससे दूर होगी। असाइनिंग द प्रॉपर्टी राइट एंड परमिटेड द बार्गेनिंग, ये भी ठीक है, तो इसमें बोथ ऑप्शन सही है। यदि एक्सटर्नलिटी है तो क्या होगा, उसको पहले क्या करें, हम उसका रेगुलेशन करें, उसका नियम कानून बनाएं, उसके बाद में क्या क्या करें, उसके मामले में जो प्रॉपर्टी राइट है, जैसे मान लीजिए हमारा खेत है, उसमें कोई गाय की चराई करवा लेता है, मतलब ये खेत में कोई गाय आके किसी की खेत खेत में कुछ फसल खा लेती है, तो हमारे पास प्रॉपर्टी राइट भी तो होना चाहिए, उस चीज़ की बात किया गया है। और परमिटिंग बार्गेन है, उसके साथ फिर हम बार्गेनिंग किए कि कितना नुकसान हो उसका पैसा लेने के लिए, तो ये ठीक है। Which branch of economic theory associated with the difficulty of resource allocation, तो ये किस में होगा, ये होगा हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी, क्योंकि उसी में जो एलोकेशन ये सब चीज़ें होता है, माइक्रो में होता ना, ये छोटी चीज़ें होती हैं, इंडिविजुअल वाली होती हैं। Which of the following statement is correct? In positive economics we deals with the scientific issue and question, ठीक है। In normative economics
डिसएग्रीमेंट अमंग द इकोनॉमिस्ट कैन नेबर बी रिसॉल्व। क्या होता है, जो पॉजिटिव इकोनॉमिस्ट होते हैं वो बात करते हैं कि अभी क्या हो रहा है, कैसे होगा कैसे नहीं, अभी की बात करते रहते हैं। और जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिस्ट होते हैं वो कोई चीज़ प्रिडिक्शन करते हैं फ्यूचर में, उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, डिसएग्री होते हैं। एमंग इकोनॉमिस्ट कैन बी नेबर बी सॉल्व, मतलब जो ये वाले इकोनॉमिस्ट हैं इनसे ये डिसएग्री होते हैं, कहते हैं वो सॉल्व नहीं किया जाता, जबकि तो इसे ऑप्शन क्या है, बहुत सही होगा, जबकि सॉल्व किया जा सकता है।